ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी का रूल क्या है? ट्रेसेबिलिटी का रूल इस तरह से है कि हम एक मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस बेसिकली एक वर्ड है जहाँ पे एक स्पीशीज या चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल्स हो अपनी फॉर्म चेंज करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेंढक है, एक मेंढक जब अडल्ट होता है तो वो रिप्रोडक्शन के बाद एग्स प्रोड्यूस करता है, तो उस समय उसकी फॉर्म हुई एग। अगर आप एक अंडे में और एक मेंढक में अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा फर्क है। जिसको एक पूरी मेटामॉर्फोसिस लाइफ साइकिल के बारे में नहीं पता, वो शायद इस बात को लेके आप किसी बच्चे से पूछेंगे तो शायद इस बात को लेके बड़ा सरप्राइज रहेगा कि क्या ये सच में यही अंडा बाद में जाके मेंढक बनने वाला है, या इसी तरह से एक पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो यही एग बाद में टेडपोल्स बनाते हैं जिनमें देखो विंग्स नहीं होंगे, जिनमें पैर नहीं होंगे, बट ये जब और एडवांस स्टेजेस पे जाते हैं तो इनके थोड़े थोड़े पैर निकलने शुरू होते हैं। जब ये फ्रॉकलेट बनाते हैं तब इनमें एक नया डेवलपमेंट होता है, उस समय इनकी टेल भी होती है। बाद में इनकी टेल खत्म हो जाती है और ये अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस समहाउ प्रकृति ने बहुत अच्छे से बैलेंस की है। इसमें एक भी वेरिएशन अगर हो तो ये पूरी प्रोसेस शायद कंप्लीट ना हो पाए। एग से टेडपोल का बनना, टेडपोल से फ्रॉगलेट का बनना, फ्रॉगलेट से मेंढक का बनना, इस प्रोसेस में 0% मैनिपुलेशन या 0% एरर्स आती है। इसी वजह से ये प्रोसेस सालों साल सदियों से वैसी ही चल रही है, एग से मेंढक का प्रोडक्शन। बट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में क्या ये पॉसिबिलिटी है? द आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज 3 प्रोसेसेस ऐसी हैं जहां पे मेटामॉर्फोसिस के चांसेस कम होते हैं। जैसे पहली प्रोसेस सीड। सीड से हमने छोटा सा पौधा, पौधे से बड़ा पौधा। ये इग्निशिया का एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेके समझते हैं। ये शुरुआत की 3 स्टेजेस, पौधे का बनना तक मेटामॉर्फोसिस नेचर रेगुलेट करती है। सो ये लगभग 30%, लगभग 25 से 30% प्रोसेस नेचर रेगुलेट करती है। उसकी बाद की प्रोसेसेस जो है वो मैन ड्रिवन प्रोसेस है। जैसे इग्निशिया से उसकी रूट्स को निकालना, उनकी रूट्स को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना, अगर उसमें से एसेंशियल ऑयल्स निकालने तो एसेंशियल ऑयल्स का सेपरेशन, उसमें से पाउडर बनाना, इन पाउडर से फिर टैबलेट बनाना, ये सारे प्रोसेसेस मैन मेड प्रोसेसेस हैं जिनमें ह्यूमन इंटरवेंशंस हैं। लोग मशीनरीज के थ्रू करते हैं। क्या यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है? यस, मैन मेड एरर्स, इक्विपमेंट मेड एरर्स हो सकती हैं, और अगर किसी भी स्टेज पर अगर कोई एरर होती है तो हमारी पूरी प्रोसेसेस खराब हो जाती है। इट्स लाइक जस्ट बूम, इट्स ब्लास्ट। ये जो प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेस का स्ट्रिंजेंट होना, इन प्रोसेसेस का बिल्कुल रेगुलेशंस के मुताबिक फॉलो होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप कभी भी प्रोडक्ट्स को बना नहीं पाएंगे। यही बातों का ध्यान हम रखते हैं हमारी न्यूट्रलाइट क्राइटेरियाज में। न्यूट्रलाइट क्राइटेरियाज में हम ये इंश्योर करते हैं हर एक स्टेजेस पर क्वालिटी चेक लगाकर। क्वालिटी चेक्स क्या होते हैं? पर से यहाँ पे अगर मैं इग्निशिया से रूट्स, मेरे पास रूट्स के स्टैंडर्डाइजेशन होंगे कि रूट्स की क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, ये कंटामिनेंट्स फ्री होने चाहिए, इनमें पार्टिकुलेट मैटर तो नहीं है, इनका पाउडर है तो पाउडर का साइज क्या होना चाहिए, इसमें कंटामिनेशन तो नहीं है, ऑयल कैसा होना चाहिए, ऑयल के एक्टिव कैसे होने चाहिए, उन सभी का स्टैंडर्डाइजेशन, उन सभी का क्वांटिफिकेशन हम हर स्टेज पे करते हैं। और इसी तरह से हम इंश्योर करते हैं प्रोडक्ट की कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी। एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको अश्वगंधा का। अश्वगंधा के बारे में कहा जाता है कि अश्वगंधा अगर किसी ट्रॉपिकल रीजन से, जहाँ पे गर्मियां ज्यादा हो और पानी कम हो, वहां से निकाला जाए तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अश्वगंधा की रूट्स गहराई तक पानी की खोज में जाती हैं, और जब वो नीचे पानी की खोज में जाती हैं तो वो कंडेंस होती जाती है, क्योंकि उनमें पानी कम होता है तो वो डेंस होती जाती है, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, अश्वगंधा में पाया जाने वाला एक एक्टिव विथेनोलाइट कंटेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता जाता है, और इन अश्वगंधा की एफिकेसी ज्यादा होती है। पॉसिबिलिटीज क्या है कि आप अश्वगंधा का पूरा प्लांट लें, सुखाएं और उसको पीस के पाउडर बना दें, या सिर्फ अश्वगंधा की रूट को लें और उनसे ही आप एक पाउडर या उनसे ही एक्सट्रैक्ट बना के प्रोडक्ट बनाएं। एक और भी है जहाँ पे आप पत्तियां और बाकी और प्लांट्स, फ्रूट्स, सभी चीजें यूज कर सकते हैं। इन तीनों में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अश्वगंधा की एफिकेसी, सबसे ज्यादा प्योरिटी कहाँ निकल के आएगी? अश्वगंधा का एक्टिव पाया जाता है उसकी जड़ों में। जरूरी है कि जब हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें तो राइट पार्ट का सिलेक्शन करें, उनको स्टैंडर्डाइज करें। इस स्टैंडर्डाइजेशन को हम करते हैं 3 लेयर टेक्निक से। जैसे आजकल आप देखें तो आपके फोन्स में भी 3 ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेसेस होती हैं। पहला, आप अपने फिंगर टिप से फोन ओपन करते हैं। दूसरा, अगर आप कोई बैंक ट्रांजेक्शन भी करने वाले हैं तो वहां पे भी आप एक पासवर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन के दौरान भी आपके पास एक पहले ओटीपी आएगा, आप ओटीपी से वेरीफाई करेंगे, तब जाके आप कि वो ट्रांजेक्शन होंगे। तो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज के लिए जिस तरह से आपने लगभग 3
थ्री लेयर प्रोटेक्शन टेक्निक आपने डेवलप की होती है, इसी तरह की 3 लेयर डेवलपमेंट टेक्निक्स या 3 लेयर्स ऑफ टेक्निक्स फॉर क्वांटिफिकेशन एंड एस्टिमेशन हम लोग यूज करते हैं। ये कौन कौन सी है? नंबर 1 इज माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, और सेकेंड वन इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, थर्ड वन इज एचपीटीएलसी एंड एचपीएलसी। ये टेक्निक्स कैसे काम करती हैं? पर से किसी भी कंपाउंड में 2 तरह के मार्कर होते हैं, एक होता है बायो मार्कर, एक होता है एनालिटिकल मार्कर। जैसे ह्यूमंस, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे चाहे हेयर फॉलिकल्स हो या मेरे नाखून हो या मेरी स्किन हो या मेरा ब्लड हो, सभी का डीएनए लगभग एक ही होगा। तो डीएनए अगर मेरा स्टैंडर्ड, मेरे मेरे अपने आप का रेफरेंस डीएनए अवेलेबल है, और कल को कोई भी सैंपल इस पूरी दुनिया से निकाला जाए तो भी आप ये चेक करके बता सकते हैं कि ये डीएनए मेरे डीएनए से मैच करता है कि नहीं करता। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी तरह से दुनिया की हर स्पीशीज का एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, जो उसके बायोलॉजिकल एक्टिव्स पे डिपेंड करता है। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाए। सेकेंड वन थिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी अगर मैं अपने आप की बात करूं तो मेरा डीएनए तो मैच करेगा, बट आप ये कभी नहीं बता पाओगे कि ये डीएनए आपने मेरी स्किन से लिया था या ब्लड से लिया था या नेल्स से लिया था या हेयर से लिया था। ये जानने के लिए जरूरी है कि हम माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशंस भी करें। माइक्रोस्कोप में अगर आप मेरे हेयर फॉलिकल को या स्किन फॉलिकल को रखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये किस पार्ट से लिया गया। ऐसे ही माइक्रोस्कोपिक प्रोफाइलिंग्स हमें किसी भी प्लांट के या किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के बारे में ये बताता है कि कौन सा पार्ट हमने यूज किया है। थर्ड, और जो कि सबसे क्रिटिकल और सबसे एडवांस टेक्निक है, वो है एचपीटीएलसी एंड एचपीएलसी फिंगरप्रिंटिंग, व्हिच इज कॉल्ड एज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड हाई प्रेशर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये बहुत एडवांस इक्विपमेंट है जो सीएफआर कंप्लाइंट होते हैं। सीएफआर इज बोर्ड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस, जहाँ पे कंप्लीट ऑडिट ट्रेल भी मैनेज की जाती है। ये इक्विपमेंट टेस्टिंग के दौरान हमें बताते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव पर से। अगेन मैं दोबारा से अश्वगंधा का एग्जांपल लेना चाहूंगा जिसमें हमने बात की विथेनोलाइट कंटेंट की। तो विथेनोलाइट कंटेंट को जब हम टेस्ट करेंगे एचपीएलसी पे, एचपीटीएलसी पे, तो इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी, सारी इम्प्योरिटीज को ये सेपरेट आउट करके बताएगा कि आपका कंपाउंड कितना प्योर है, इसका कितनी पोटेंसी है। तो ये 3 लेयर ऑफ क्वांटिफिकेशन, 3 लेयर ऑफ आइडेंटिफिकेशन हम लोग यूज करते हैं हमारे हर एक प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। इसी ट्रेसेबिलिटी की और अगर हम बात करें तो ये क्यों जरूरी है? इस ट्रेसेबिलिटी में बेसिकली 3 और कंपोनेंट आते हैं। जैसे जो न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स हैं या न्यूट्रलाइट फॉर्म्स हैं, न्यूट्रलाइट फॉर्म्स में हम न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट क्राइटेरिया के थ्रू ये तीनों स्टेप फॉलो करते हैं। बट हम हमारे फॉर्म्स के अलावा बस कई सारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स, कई सारे बॉटनिकल्स ऐसे होंगे जो शायद यूएस में या ब्राजील में पाए जाने हमारे फॉर्म्स में नहीं होते होंगे। इसलिए नहीं कि वो हो नहीं सकते, इसलिए क्योंकि उनकी बेहतरीन क्वालिटी हो सकता है दुनिया के किसी और देश में हो। जैसे हम बात करते हैं कि संतरे नागपुर में बेहतर होते हैं, एप्पल शिमला में बेहतर होते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया के किस ज्योग्राफी में कोई कंपाउंड बेहतर ग्रो करेगा। और इसी आइडेंटिफिकेशन के साथ हमने पाया कि हमें कई सारे और भी बाकी फॉर्म्स के साथ या अच्छे किसानों के साथ कोलैबोरेट करना होगा, जिसे हम न्यूट्रीसर्ट के थ्रू करते हैं। न्यूट्रीसर्ट हमारी एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। बट हम इंश्योर करते हैं कि हमारे कोलैबोरेशन फॉर्म्स में भी, हमारे थर्ड पार्टी फॉर्म्स में भी, जहां से हम इंग्रेडिएंट्स अगर खरीदते हैं कोई, वहां पे न्यूट्रीसर्ट ऑडिट्स किए जाएं, उनकी हर एक स्टेप की डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ट्रेसेबिलिटी रखी जाए। इसके लिए हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड फंक्शन है जिसको हम ASQP बोलते हैं, सप्लायर क्वालिफिकेशन प्रोग्राम। हम हमारे हर एक सप्लायर की साइट का ऑडिट करके, उनकी प्रोसेसेस को ऑडिट करके, उनकी मैन्युफैक्चरिंग साइट को ऑडिट करके ये इंश्योर करते हैं कि सारी प्रोसेसेस फॉलो की गई है। पहले प्रोसेसेस ट्रांसफर करना जो स्टैंडर्डाइज या डेवलप्ड प्रोसेस है, बाद में उन प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन एंड कंटिन्यूस फॉलो। ये तीनों चीजें हमारे ऑडिट के दौरान हम इंश्योर करते हैं। अब समझते हैं न्यूट्रीसर्ट को। अभी हमने जिक्र किया कि हम जब थर्ड पार्टी फॉर्म्स के साथ काम करते हैं तो हम न्यूट्रीसर्ट सर्टिफिकेशन पे जाते हैं। एक फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रलाइट के लगभग 6000 एकड़ फॉर्म्स हैं इस दुनिया में, 6000 एकड़ फॉर्म्स। बट हमारा वर्ल्ड डिमांड जो है प्रोडक्शन की, या वर्ल्ड में जितना कंजम्पशन होता है उस पूरी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, उसी के साथ ये भी कि दुनिया के किस क्षेत्र में कौन से फाइटो कंपाउंड्स या बॉटनिकल बेहतर तरह से उपजाए जा सकते हैं, उस ज्योग्राफी को समझते हुए भी हमने दुनिया के कई सारे एरियाज में कई किसानों के साथ पार्टनरशिप की है। और इस पार्टनरशिप में उनकी पूरी प्रोसेसेस को रेगुलेट करने का काम हम
न्यूट्रीसर्ट सर्टिफिकेशन के थ्रू करते हैं। ये न्यूट्रीसर्ट एक्चुअली एक टर्म है जिसे एक सर्टिफिकेशन बॉडी जिसका नाम है इकोसर्ट जो कि फ्रांस में है उसने डेवलप किया। कैसे किया है इसको भी समझता है। उससे पहले एक छोटा सा मेरा सवाल है कि आप में से अगेन जैसे हमने पहले सवाल पूछा है लगभग उसी से मिलता जुलता है कि क्या आपको पता है कि आपके बॉटनिकल्स जो आप यूज करते हैं उनका सोर्स क्या है, उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है। मैं आगे प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करता हूँ, साथ में आपके रिस्पॉन्सेज का भी वेट करता हूँ। तो ये कैसे न्यूट्रीसर्ट कैसे डेवलप हुआ। तो न्यूट्रीसर्ट की जब हमने गाइडलाइन डेवलप की तो उसमें बेसिकली 5 बड़े हमने सर्टिफिकेशन बॉडीज और उनकी कंप्लायंस सिस्टम्स को समराइज किया। पहली न्यूट्रलाइट, तो जैसे डॉक्टर काल ने एक जमाने में जब न्यूट्रलाइट के प्रिंसिपल्स को डेवलप किया और उन्होंने न्यूट्रलाइट खेती के तरीकों को उन्होंने ग्रो किया, डेवलप किया। न्यूट्रलाइट के सारे तरीकों, सारी कंप्लायंसेस को हमने समराइज करके एक गाइडलाइन में जब हमने कन्वर्ट किया, उस गाइडलाइन को ही हम न्यूट्रीसर्ट में ट्रांसफर करते हैं। तो थर्ड पार्टी ने जो हमारे न्यूट्रलाइट गाइडलाइंस को जब समझा पड़ा, उससे पहले उसने इवेल्युएट किया एनपीओपी जो कि है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जो इंडिया का प्रोग्राम है। इंटरनेशनल स्केल पे इसी प्रोग्राम को हम बोलते हैं एनओपी विच इज नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्रामिंग। दो और भी टर्म्स हैं जिसमें गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस गैप और गुड एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मीन्स किस तरह से आप खेती करते हैं और फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस मीन्स किस तरह से आप खेती से उन सब्सटेंसेस को लेकर स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं। इन सभी की जो सर्टिफिकेशन बॉडीज की जो कंप्लायंसेस है उनको समराइज करके एक बॉडी बनाई गई या एक गाइडलाइन बनाई गई विच इज कॉल्ड एज न्यूट्रीसर्ट। ये न्यूट्रीसर्ट के थ्रू फिर हम हमारे वेंडर साइट्स पे या कोलैबोरेटेड फॉर्म्स पर ऑडिट कंडक्ट करते हैं, उनकी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। सो दैट्स हाउ द न्यूट्रीसर्ट इज डेवलप्ड। न्यूट्रीसर्ट के कुछ एग्जांपल है मेरे पास जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये न्यूट्रीसर्ट के सर्टिफाइड फॉर्म्स हैं। अगर आप न्यूट्रीसर्ट के सर्टिफाइड फॉर्म्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम मिट्टी की उर्वरक क्षमता का ध्यान रखते हैं। न्यूट्रलाइट में हम या न्यूट्रीसर्ट में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये ऐसे एरियो में हो जहाँ पर इंडस्ट्रीज ना हो, ऐसे एरियाज में हो जहाँ पर कंटेमिनेटेड एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन ना हो। इंडस्ट्रियल एरिया से, रोड से दूर होते हैं ये प्लांट्स। ये ऑर्गेनिक फॉर्म्स होते हैं और ऑर्गेनिक फॉर्म्स की भी एक रिक्वायरमेंट है कि लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में कोई भी ऐसा फॉर्म्स नहीं होना चाहिए जहाँ पे पेस्टिसाइड्स का छिड़काव हो रहा हो। तो ये पेस्टिसाइड्स से फ्री फॉर्म्स होते हैं। वो लोग जो इसमें काम करते हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, उनके बच्चों को एजुकेशन देना, उनको कम्युनिटी को गाइड करना, उनको खेती के प्रिंसिपल सिखाना, उनकी हेल्थ एंड वेलबींग का ध्यान रखना भी हम न्यूट्रलाइट फॉर्म्स और न्यूट्रलाइट के या न्यूट्रीसर्ट प्रोग्राम्स के थ्रू करते हैं। एक और एग्जांपल है जहां पे हम देखेंगे उन फॉर्म्स के बारे में जिन्हें हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कई सारे लोग, दुनिया के हर किसान की शायद ये सपना है कि वो न्यूट्रलाइट या न्यूट्रीसर्ट के साथ जुड़ के हमारे साथ काम करे, क्योंकि जिस तरह से हम उनकी वेलबींग का ध्यान रखते हैं शायद उनके लिए वो एक सपना है। न्यूट्रीसर्ट कई सारे फॉर्म्स को रिजेक्ट करता है जो इंडस्ट्रीज के पास हो। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं से उनकी क्वालिटी पर, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज पर असर आएगा। हम धूल मिट्टी वाले इलाके से उनको दूर रखते हैं। हम चाइल्ड लेबर को प्रमोट नहीं करते, हमारे किसी भी फॉर्म्स में चाइल्ड लेबर नहीं होगा। हम पेस्टिसाइड्स को यूज नहीं करते, हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के थ्रू ही खेती करते हैं। ये हमारे, अगर ये कंप्लायंसेस मीट नहीं होती तब हम उन फॉर्म्स को रिजेक्ट करते हैं और न्यूट्रीसर्ट फॉर्म्स में नहीं मानते। बहुत जरूरी है कि ये सब जो आप करते हो, आप न्यूट्रलाइट कैटेगरीज के बारे में बात करते हो या न्यूट्रीसर्ट प्रोग्राम्स के थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी को इंश्योर करते हो, इन सभी के दौरान या पूरी कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी भी रखते हो, इन सभी के दौरान सस्टेनेबिलिटी की जाए। क्योंकि जो भी बिजनेस या जो भी एक्टिविटी सस्टेनेबल नहीं है वो लंबे वक्त के बाद या कुछ समय के बाद बिखर जाएगी। सस्टेनेबिलिटी कैसे? जमीन में उर्वरक क्षमता को बनाए रखना। दूसरा, एनवायरमेंट, इकोसिस्टम का ध्यान रखना। जो लोग इन खेतों में या न्यूट्रीसर्ट फॉर्म्स में काम करते हैं उनकी लाइफ को बेहतर बनाना, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखना, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना। सस्टेनेबल पैकेजिंग को यूज करना, ऐसी पैकेजिंग जो या तो रिसाइकिल की जा सके या रिसाइकिल अगर नहीं भी की जा सकती तो उनको रिकलेक्ट करके उनसे नए प्रोडक्ट दोबारा बनाए जाएं। इस तरह से हम पूरे एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं, एनवायरनमेंट के साथ वो लोग जो काम करते हैं उनका ध्यान रखते हैं, तो एक सस्टेनेबल बिजनेस जनरेट करते हैं। इनफैक्ट इस सस्टेनेबल बिजनेस की चेन में आप और मैं भी आते हैं। हम सभी जहां अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं वही अपनी फाइनेंशियल वेलबींग को भी ग्रो करता है। इस तरह से हम अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाते हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा, आप में से काफी लोगों को शायद ये पता होगा कि हम
भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है हमारी, जो ऑपरेट करती है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। आप से कितने लोगों को पता है कि ये लैब है, और अगर पता है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि भारत में हमारी कितनी रिसर्च लैब हैं। ओके, संजय जी कहते हैं कि नहीं, और आगे मुझे बताइए प्लीज अपने चैट बॉक्स में। ओके, आशा जी बोलते हैं कि नहीं, उन्हें नहीं पता है इस बारे में। चलिए मैं आपको जल्दी से क्विक रिव्यू कराता हूँ हमारी भारत में। ओके, कुछ ने कहा है 4, कुछ ने कहा है 3। ओके, शातनु कहते हैं 4 लैब है, रमेश जी कहते हैं 4, वेरी नाइस। फराज कहते हैं 4 लैब्स हैं, वेरी नाइस। आई थिंक आप लोग तो पहले से काफी अवेयर हैं। ओके, सो हमारी पूरे भारत में 4 लैब हैं, जिनमें से एक लैब गुड़गांव में है जो हमारी सेंट्रल लैब कहलाती है। एक लैब हमारी चेन्नई में है जहाँ पे हम फूड डेवलपमेंट का काम करते हैं, फूड फॉर्मुलेशन में, जैसे पाउडर्स बना, या पाउडर के अलावा चॉकलेट बार्स या गमीज, या इस तरह की कोई भी फॉर्मुलेशन जो फूड कैटेगरीज में फूड की तरह कंज्यूम की जाएगी, वो हम चेन्नई में डेवलप कर रहे होते हैं। हमारी एक बॉटनिकल लैब है जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स डेवलपमेंट का काम करती है, वो बेंगलोर में है। और हमारा एक पायलट प्लांट है जहाँ पे हम स्केल अप कर रहे होते हैं, वो मदुरई में। तो हमारी 4 डिफरेंट लैब है। अगर मैं बॉटनिकल लैब की बात करूं तो ये हमारी सबसे जरूरी और खास लैब है, क्योंकि जितने भी हमने बॉटनिकल कंपाउंड्स की बात की, सब्सटेंसेस की बात की, वो इसी लैब में डेवलप किए जाते हैं। ये लैब खेती और किसानों के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व रहती है। वहां से इंग्रेडिएंट का सिलेक्शन करना, ये जो ब्लू इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है, ये HPTLC इक्विपमेंट कहलाता है। इस HPTLC के थ्रू फिंगरप्रिंटिंग करना, कंपाउंड्स की प्योरिटी एंड आइडेंटिफाई करना, और बाद में उसको हम तक पहुंचाना, ये बॉटनिकल लैब का काम होता है। एक और लैब है हमारी जिसे हम बोलते हैं फूड लैब। ये टाइसल पार्क चेन्नई में है। यहाँ पे फूड फॉर्मुलेशन डेवलप होती है। जो बॉटनिकल कंपाउंड्स हमें बेंगलोर लैब से मिलते हैं, वो चेन्नई तक भी जाते हैं। डिफरेंट कंपाउंड के साथ उनकी फॉर्मेशंस की जाती है और वो फूड फॉर्मेट्स में डेवलप किए जाते हैं। हमारी एक लैब जो है वो, जिसमें कि जो गुड़गांव में है, जिसमें ब्यूटी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे आर्टिस्ट्री की अगर आप बात करें, या सॉलिड डोजेस फॉर्मुलेशंस जैसे आप डेली प्लस की बात करें, ये सारे प्रोडक्ट्स डेवलप हमारी गुड़गांव लैब में किए गए। जिसमें एक ये जो फर्स्ट इक्विपमेंट है, दिस इज बाय लेयर इक्विपमेंट। ये दुनिया का सबसे एडवांस इक्विपमेंट है जो 2 लेयर वाली टेबलेट भी बनाता है, जैसी है हमारी डेली प्लस टेबलेट। हमारा एक और, जब ये सारे तीनों लैब मिलकर जब बॉटनिकल इंग्रेडिएंट्स बने हैं, या फूड फॉर्मेशंस डेवलप हुए हैं, या सॉलिड डोसेस फॉर्मुलेशन डेवलप हुए, इन्हीं को लैब स्केल से बहुत बड़े स्केल पे, कमर्शियल स्केल तक ले जाने के लिए हमारे पास एक और फैसिलिटी है जो मदुरई में है, जो ब्रिज की तरह काम करती है कमर्शियल प्रोडक्शंस और डेवलपमेंट। उसे हम बोलते हैं पायलट प्लांट। तो पायलट प्लांट का काम होता है स्केल अप करना, बड़े स्केल पे वही बनाना। जैसे घर पे आप में से कई लोग खाना बनाते हैं 5 लोगों का या हार्डली 10 लोगों का, बट अगर मैं बोलूं कि कल आपको एक बारात का खाना बनाना है जिसमें 500 लोग आने वाले, तो शायद आपका हिसाब खराब हो जाएगा। तो स्केल अप करना मतलब जब बड़े स्केल पर आप उसी प्रोडक्शन को लेकर जाते हैं, तो वो काम पायलट प्लांट लैब में होता है। एक और लैब जो गुड़गांव में है, वो है एनालिटिकल लैब। एनालिटिकल लैब में हमारे पास दुनिया के सबसे हाई एंड इक्विपमेंट है। ये एक CFR कंप्लाइंट इक्विपमेंट है, वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट है। इनका काम होता है रॉ मटेरियल्स, जो कि बॉटनिकल हो या केमिकल हो, उनको टेस्ट करना, उनकी क्वालिटी को इंश्योर करना, और जब रॉ मटेरियल्स क्वालिफाइड हो, उनकी क्वालिटी बेहतरीन हो, तभी वो फर्दर फॉर्मुलेशंस में यूज किए जाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट। और जब फिनिश प्रोडक्ट भी बनता है तो फिनिश प्रोडक्ट की भी टेस्टिंग की जाती है। हमने पहले भी बात की कि हम लगभग 200 से ज्यादा टेस्ट पैरामीटर कंडक्ट करते हैं हर प्रोडक्ट की सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए। ये काम करती है एनालिटिकल लैब, और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मैं एनालिटिकल लैब में काम करता हूँ और एक एनालिटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हिस्सा हूँ। एक और फंक्शन है जिसके बारे में शायद आप लोग जानते नहीं, वो है हमारा क्लिनिकल क्लिनिकल लैब, जो कि रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में उसके उसके ऑपरेशंस होते हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही सशक्त टीम है। आपने पिछले कुछ दिनों में क्लिनिकल टीम से काफी सारी बातें सुनी है, समझी है, जिनमें डॉक्टर परिणी जैसे लीड करती है। इवन हमारी जितनी भी प्रेजेंटेशंस हैं, चाहे वो वाई न्यूट्रलाइट के दौरान हो या मॉर्निंग न्यूट्रिशन के दौरान हो, लगभग हर प्रेजेंटेशंस में मिलने वाला कंटेंट हमें वहीं से मिलता है। ये लोग ह्यूमंस पर क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं और प्रोडक्ट की एफिकेसी डिफाइन करते हैं। पूरे इंडिया में, चाहे वो एम्स हो या IIT मद्रास हो, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ ये कोलैबोरेट करके बहुत बड़े स्केल पे क्लिनिकल रिसर्च करते हैं, ताकि ये इंश्योर कर सकें कि आप तक पहुंचने वाले प्रोडक्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। जब यही सारा काम लेब स्केल पे हो जाता है, पायलट प्लांट पे हो जाता है, तो
बहुत बड़े इसके कमर्शियल स्केल पे बनाने के लिए हमें बहुत ही बड़ा कमर्शियल प्लांट चाहिए। ये कमर्शियल प्लांट भी हमारा मदुरई में है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जो लगभग 600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से बनाई गई। इसमें लगभग 100% पानी रिसाइकिल किया जाता है। इसमें यूज होने वाली एनर्जी में से लगभग 50% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है। तो जब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, जब हम बात करते हैं एक बेहतर एनवायरमेंट क्रिएट करने की, हम अपनी एक्शंस में भी वो रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारा वेस्ट मैनेजमेंट ईटीपी के थ्रू होता है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, और वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के बचा बाद बना हुआ पानी हम इंश्योर करते हैं रिसाइकिल किया जाए। इस तरह की हमारी प्रैक्टिसेस हैं। तो अभी हमने इस पूरे सेशंस में समझा कि न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स क्यों जरूरी है, क्यों हमें हेल्थ सप्लीमेंट्स की जरूरत है, और उन हेल्थ सप्लीमेंट्स में भी न्यूट्रलाइट ही क्यों, क्योंकि शायद वो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी, उसकी एफिकेसी और उससे जुड़ी प्रोसेसेस की वजह से है। साथ में ऐसी कौन सी फैसिलिटीज हैं जहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाते हैं और कहाँ पे इनका मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसी के साथ हम आएंगे हमारे एक रोज के रूटीन हैबिट पर। हम हर दिन एक नई हेल्थी हैबिट की बात करते हैं। आपने अब तक बहुत सारी हैबिट्स पढ़ी कि अपने आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको खाना ऐसे खाना चाहिए, आपको बैठकर पानी पीना चाहिए, आपको मॉर्निंग में खाना खाना चाहिए। आज एक मैं ऐसी बात बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगी। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदें तो अपनी हैबिट डेवलप करें उसके लेबल्स को रीड करने की। मैं बहुत ही क्विकली आपको इसके थ्रू करूंगा, इसमें हम बहुत डिटेल्स में शायद ना जाएं, बट आपके पास एटलीस्ट 5 डब्ल्यूज ऐसे हैं जिनके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। सबसे पहली चीज, इसका ब्रांड नेम क्या है, कौन सा ब्रांड आप यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज कि व्हाट क्वालिटी डोज द प्रोडक्ट कंटेन्स, इस प्रोडक्ट में कितना डोज आपको मिलने वाला है। क्या ये डोज जो आपको मिलने वाला है, जो सर्व साइज, एक टैबलेट एक डोज है या 2 टैबलेट एक डोज है या 1 चम्मच इसका डोज है, तो ये 1 चम्मच डोज क्या आपके लिए सच में जरूरी है, उसके लिए आप जरूर पढ़ें कि कितना है और आरडीए से उसे मैच करें। थर्ड पॉइंट है व्हाई टू टेक इट, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर मैं बात करूं विटामिन सी की, तो विटामिन सी के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उनको समझने की जरूर कोशिश करें। और मुझे चौथा पॉइंट है कि कब कब ये बना, कब मुझे ये लेना चाहिए और कब ये एक्सपायर हो रहा है। इन सब के बारे में भी आप अपने प्रोडक्ट पे जरूर देख लें। अगर आपको लगता है कि आपकी विंडो अगले 3 महीने तक इस प्रोडक्ट को खत्म करने की, तो आप ये इंश्योर करें कि एटलीस्ट इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 6 महीने जरूर हो, तभी आपके लिए प्रोडक्ट बेहतर है। क्योंकि अगर आप उसकी एक्सपायरी के बाद उसे कंज्यूम करते हैं तो आपको हेल्थ बेनिफिट से ज्यादा नुकसान होंगे। एंड एक और जो सबसे बड़ा वाय है वो है होम फॉर इंडिकेशन। दिस प्रोडक्ट कंटेन्स विटामिन मिनरल्स। ये जो हम बात करते हैं रिकमेंडेड डोज, ये हमें जरूरी है कि किस किस को हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, किस किस के लिए ये प्रोडक्ट बेहतरीन हो सकते हैं। आपने अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में अपने लोगों से मिलने के बाद आपने ये समझना है, इंश्योर करना है कि किस किस को हेल्थ सप्लीमेंट्स की, किस किस को इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। आप लोगों को अवेयर करें अपने हेल्थ चेकअप्स के लिए, आप लोगों को अवेयर करें ये जानने के लिए कि वो जाने कि उनमें किन चीजों की कमी है। अर्ली एज में करना ज्यादा बेहतर है और फिर क्यों उन्हें ये प्रोडक्ट्स लेना चाहिए। एक और छोटी सी डीप डाइविंग मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत शायद आपके काम है कि जब भी आप इंग्रेडिएंट किसी भी प्रोडक्ट पे, उसके पीछे इंग्रेडिएंट लिस्टिंग होती है। उस इंग्रेडिएंट में अगर आप देखेंगे तो जो भी सब्सटेंस या जो भी इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है उसका नंबर सबसे पहले आता है, उसकी लिस्टिंग सबसे पहले होती है। जैसे मैंने एक रैंडम कोई प्रोडक्ट लिया, उसमें लगभग आप शुगर देखेंगे, शुक्रोज शुगर या वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट अगर आप देखेंगे तो लगभग वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ही 14% के आसपास है। या उसमें अगर नॉन डेयरी क्रीमर्स की हम बात करेंगे तो लगभग वो 5% के आसपास है। तो जो भी सब्सटेंस उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किया होगा उसकी लिस्टिंग सबसे पहले होगी, और जो सब्सटेंस कम मात्रा में यूज किए होंगे धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो ये जरूरी है आप जाने कि इसमें कितने कलर्स मिले हुए हैं, कितने प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए हैं। हर एक बार आप अपने इंग्रेडिएंट लेबल को जरूर पढ़ें। जब भी आप 3 प्रोडक्ट्स अपने सामने पाएं तो आप उन तीनों प्रोडक्ट्स के लेबल्स को, उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़कर ये समझने की कोशिश करें कि आप एक्चुअली एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ साथ और क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। एक चीज और है जहां पे हम बात करते हैं कि आप जब आरडीएस की बात करें, परसेंटेज आरडीएस, तो कई बार आप कहेंगे कि ओके मेरे प्रोडक्ट में इतना एमजी विटामिन है इतना एमसीजी विटामिन डी है। बट आपको ये जरूरी जानना है कि जो भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हैं वो आपकी परसेंट आरडीए रिक्वायरमेंट को कितना पूरा करता है। साइंटिफिकली ये जो सजेस्टेड है वो ये कहता है कि लगभग मिनिमम 20% के आसपास, लगभग 20% आरडी रिक्वायरमेंट आपको पूरी मिलनी चाहिए। अगर उससे भी कम अगर आपको आरडी रिक्वायरमेंट वाला कोई प्रोडक्ट मिलता है तो शायद आपको उतने हेल्थ बेनिफिट्स नहीं देगा। तो आप देखेंगे कि राइट साइड में हमेशा आरडीए परसेंटेज लिखा होता है,
उसके पहले उसका सर्व साइज और सर्व साइज से मिलने वाला कंपाउंड लिखा होता है। तो आप ये इंश्योर करें कि क्या आप सच में जो आपकी आरडीए रिक्वायरमेंट है उस आरडीए रिक्वायरमेंट का 20% या ज्यादा या आरडीए तक आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं। फायदे क्या है इनके? फायदे जैसे जो जो फूड है, ऐसे ऐसे फूड्स को आप लेना शुरू करें जिनमें प्रोटीन ज्यादा हो, जिनमें फाइबर ज्यादा हो, जिनमें विटामिन एंड मिनरल ज्यादा हो, और जिनमें अगर आप बात करें तो लगभग 20% से ज्यादा आरडीए की रिक्वायरमेंट को मीट करते हो। हेल्थी फैट लेना शुरू करें। एटलीस्ट ये 4 प्रोडक्ट्स आपके लिए लाइफ में बहुत जरूरी है। प्रोटीन जो कि आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, फाइबर जो आपकी गट हेल्थ के लिए जरूरी है, विटामिन आपने पाया कि अपनी स्टडीज में हमने देखा कि वो विटामिन से ज्यादातर फूड में वो बचता नहीं है, तो विटामिन की प्रोफाइलिंग जरूरी है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आपकी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर भी आपको कहता है कि यार मल्टीविटामिन लेना शुरू करो, बट आप बस वो उतने ही दिन के लिए लेते हैं जितने दिन आप तबीयत खराब है और बाद में उन्हें बंद कर देते हैं। आप ये नहीं जानते कि अगर ये विटामिन अगर आप लेते रहेंगे तो शायद आप आगे आपकी तबीयत खराब होगी ही नहीं। जिन चीजों को आपको अवॉइड करना है वो प्रोडक्ट्स जिनमें फैट कंटेंट ज्यादा हो, वो भी सैचुरेटेड फैट, शुगर कंटेंट ज्यादा हो, हाई सोडियम वाले कंटेंट जिनमें हाई कैलोरीज हो, और रिफाइंड या हाई प्रोसेस्ड फूड, इनको आपको अवॉइड करना है ना। इनके कुछ फायदे भी हैं, जैसे आप बेहतर चॉइसेस बनाने लगते हैं, आप प्रोडक्ट को बेहतर इवेल्युएट करने लगते हैं, आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं आप हर उस चीज के लिए जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। इसी के साथ हम अपनी शाइन मंत्रा को एक बार रिवाइज करते हैं। शाइन मंत्रा में हमारी पहली बात है कि हम अपने ईश्वर को, अपने आप को, अपने माता पिता को, अपने गुरुओं को, अपने कुल को और हर वो शिक्षक जिसने हमें जिंदगी में कुछ सिखाया है उनके लिए ग्रेटिट्यूड हो, उनके लिए ग्रेटफुल हो, उन्हें धन्यवाद दें और एक अच्छी उम्मीद के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। अपने न्यूट्रिशन को पूरा करें। अपने आप को, न्यूट्रिशन आपका फ्यूल होता है, तो आज के दिन के लिए आप अपने आप को फ्यूल जरूर दें। आप अपने आज के मकसद को एक बार विजुअलाइज करके जरूर देखें और ये भी नोट डाउन करें कि कैसे आप अपने इस मकसद को पूरा करने वाले हैं। हर दिन एक नई चीज सीखनी जरूरी है। आज मुझे लगता है कि आपने कुछ अब तक सीख लिया होगा, अगर नहीं तो आप दोबारा से इन सब चीजों को रिविजिट करें और अपने लिए, अपने माइंड में कहीं इन लर्निंग्स को पार्क जरूर करें ताकि ये आपके काम आए। और एक्सरसाइज डेली अपना वक्त निकालें, एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज के लिए उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ रेसिपी ऑफ द डे पे। तो आज हम 3 रेसिपीज की बात करेंगे, जिनमें पहली रेसिपी है